हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 30 जुलाई के करेंट अफेयर्स। और कल मंडे को हमारा करेंट अफेयर्स नहीं आएगा, हमारा वीकली सीए आएगा। वीकली सीए में आपको एक क्विज मिलता है जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर आपको आज मैं 2 वैकेंसीज़ के बारे में बता रही हूँ। हालांकि आपको उनके बारे में पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भी फिल कर लिए होंगे, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो मैं वैकेंसी के बारे में आपको बताती हूँ और आज ही के आज आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले और एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी आई है एसएससी सीपीओ की। आप ये ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, आप ssc.nic.in पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी अबाउट द सीपीओ। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये एग्जामिनेशन, ये वैकेंसी यहाँ पर आउट हुई है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 22 जुलाई से 15 अगस्त के तक है। तो 15 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और सारी जानकारी आपको इस पोर्टल पे, इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। कितनी वैकेंसी है और आपकी फ़ीस कितनी लगनी है, एज कितना क्राइटेरिया है, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, एटसेट्रा, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। पेपर कब होगा? अक्टूबर 2023 में पेपर होगा। सेम जेई की वैकेंसी आउट हुई है, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर बीटेक इंजीनियरिंग किए हुए हैं सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल से, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। जूनियर इंजीनियर जेई एसएससी का पेपर यहाँ पर होगा कब? अक्टूबर में। तो ये पेपर भी अक्टूबर में ही होगा। अच्छा, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस फॉर्म को भरने की ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट क्या है? 26 जुलाई से शुरुआत हुई और 16 अगस्त तक ये एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं और भरना चाहते हैं तो बिल्कुल इन दोनों फॉर्म को आप फिल कर लीजिएगा। तैयारी करने का तरीका आपको पता है, हमारा जीए कोर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है आप लोगों के लिए हमारे एप्लीकेशन पे। तो परचम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपको हमारे जीए का कंप्लीट कोर्स मिलता है जिसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, सारे कुछ चीज़ें कवर कर रखी हैं। पीवाईक्यूज़ भी वहाँ पे कवर कर रखे हैं, तो आप उसे भी ले सकते हैं। एंड करेंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप डेली करेंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं, वीकली करेंट अफेयर्स आता है, मंथली अफेयर्स आते हैं, फिर रफ्तार मैगजीन भी है आपके पास, 6 मंथली मैगजीन भी है, सवाल भी है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप इनके ज़रिए अपने करेंट अफेयर्स को अच्छा बना सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी और देनी है, ऋचा मैम ने कहा था आप लोगों को बताने के लिए कि ऋचा मैम को फ्लू हो गया है, इसलिए जो हमारा मंथली सीए आता है वो 3-4 दिन डिले होकर आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट हो सकता है मंथली सीए। तो ये जानकारी आपको बोला गया था ऋचा मैम ने देने के लिए। तो आइए आज के सीए की हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 30 जुलाई को कौन सा इंपॉर्टेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 30 जुलाई को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। इंसानों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ स्लेवरी, मतलब उनको दास बना के रखा जाता है, स्लेव की तरह काम किया जाता है, उनकी ट्रैफिकिंग भी होती है, मतलब खरीद और फरोख्त भी होती है। तो इन सारी एक्टिविटी को रोकने के लिए, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दिलाने के लिए 30 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। ठीक है, क्यों सेलिब्रेट हो रहा है ये आपको बता दिया है मैंने। अब यहाँ पर थीम आप देखेंगे, रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड, इस साल की थीम है। बेसिकली 2010 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक प्लान बनाया था, एक अप्रूवल दिया था, एक ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया था, किस तरीके से ट्रैफिकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और फिर फाइनली 2013 में इस रेजोल्यूशन को पास किया गया और डिसाइड किया गया कि 30 जुलाई को हर साल हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो आपको केवल यहाँ पर थीम याद रखनी है। थीम है रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। पहले व्यक्ति जो न्यूज़ में, उनका नाम है इरशाद अहमद। इन्हें नया राजदूत बनाया है, नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया है इंडिया ने सीरिया में। आप यहाँ पे देख सकते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में टर्की के नीचे आपको एक कंट्री देखने को मिलती है विच इज़ अ सीरिया। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सीरिया। तो सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इरशाद अहमद।
इरशाद अहमद इसके पहले जो इंडियन एम्बेसी है मस्कट में, वहाँ पे एज अ काउंसलर काम कर रहे थे। तो इरशाद अहमद को अब अपॉइंट कर दिया गया है एज अ एम्बेसडर इन सीरिया। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है वो है ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, एसके मिश्रा। इनका जो टेन्योर है उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया है टिल सितंबर 15। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला था एपेक्स कोर्ट को कि इनका टेन्योर बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके टेन्योर को एक्सपांड किया है, बढ़ाया है। द सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी डायरेक्टर एस के मिश्रा संजय कुमार मिश्रा टेन्योर टिल सितंबर 15। तो 15 सितंबर तक ईडी के जो डायरेक्टर रहेंगे वो एस के मिश्रा ही रहने वाले हैं। अब ईडी के बारे में थोड़ी सी बात बताती हूँ। ईडी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड मुद्दों को, और जो फॉरेन एक्सचेंज लॉ होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम ये करती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉ। पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो ईडी है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 मई 1956 को इसका फॉर्मेशन किया गया था। ओरिजिन हुआ था एज अ इन्फोर्समेंट यूनिट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर काम करता था और एक्सचेंज कंट्रोल लॉ में जो वायलेशन होते हैं उनको रेगुलेट करता था। लेकिन 1956 में इसे रीनेम कर दिया गया और रीनेम करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है वो है जेम्स इस्की। स्कॉटमैन के हैं। स्कॉटमैन जेम्स इस्की इलेक्टेड न्यू आईपीसीसी चेयर इन नैरोबी। आईपीसीसी क्या होता है? आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है ये? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जिसका हेड ऑफिस आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा और इसका फॉर्मेशन 1988 में किया गया था। यूनाइटेड नेशन की ही बॉडी है। आईपीसीसी यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। 1988 में इसका फॉर्मेशन हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बट अभी हो क्या रहा था? 59th नंबर का 59वें नंबर का सेशन हो रहा था। 59th नंबर का सेशन हो रहा था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत नैरोबी में आईपीसीसी का, और वहां पर इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए। और आईपीसीसी का जो चेयर बनाया गया है नैरोबी में वो किसे बनाया गया है? तो जेम्स इस्की को बनाया गया है। अब बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स के ऊपर। फर्स्ट है गवर्नमेंट एक्सटेंड अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना फॉर 2 years। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 2 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्चुअली अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 2018 में लॉन्च किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि कोविड का समय चल रहा था और कोविड के समय बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनकी नौकरियां चली गई थी, जो कि अपने जॉब से हाथ धो बैठे थे। तो उन लोगों को इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करने के लिए, उनको कुछ रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली 2018 में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की शुरुआत हुई। फिर इसको 2020 में एक्सटेंड किया, फिर 2021 में फर्दर एक्सटेंड किया और अभी तीसरा एक्सटेंशन इसको मिला है और इसको फर्दर 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब कब तक के लिए? 2024 तक के लिए इसे एक्सटेंड किया है। तो गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। बेसिकली जो स्कीम है ना वो कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर काम करती है और इसका टेन्योर 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसका टेन्योर कर दिया गया है, इसका जो टर्म कर दिया गया है वो 30 जून 2024 तक कर दिया गया है। ठीक है। तो इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना फॉर द पीरियड ऑफ 1 जुलाई 2022 से इसको बढ़ाकर 30 जून 2024 तक के लिए कर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा जो इनको रिलीफ मिलता है उसमें जो रेट है उस रेट को भी यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं अबाउट दिस स्कीम। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम हमेशा मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर इंडिया के बारे में। सो 19th नंबर की मिस्टर इंडिया जो चैंपियनशिप होने वाली है वो गोवा में होने वाली है और चीफ गेस्ट कौन होंगे? गोवा के सीएम, चीफ मिनिस्टर ही यहाँ पे चीफ गेस्ट होंगे। पूरी बात को हम समझेंगे। सो गोवा टू होस्ट द वर्ल्ड बिगेस्ट नेशनल मेल पेजेंट।
तो गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा, ठीक है। और इसका नाम क्या है? द रूबरू मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन। ये 19 नंबर का एडिशन होगा। फाइनल जो होगा वो गोवा में ही होगा 5 अगस्त को। 32 जो हैंडसम पर्सन है वो उनको यहाँ पे इनवाइट किया है और वो अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड चीफ गेस्ट कौन होगा? गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट काम करेंगे। इट इज़ द बिगेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड कॉम्पिटिशन फॉर मैन इन द वर्ल्ड। ओके, गोवा की कैपिटल पणजी है और एस श्रीधरन पिल्लई यहाँ पे गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। डन। नेक्स्ट, अब ये है मामा जी शिवराज सिंह चौहान, एमपी के चीफ मिनिस्टर। ओके, यहाँ पर भारत की पहली ऑनलाइन एकेडमी बनाई गई है एमपी में, ई स्पोर्ट एकेडमी मध्य प्रदेश। तो इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी लॉन्च इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में इंडिया की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी को लॉन्च किया गया है, एमपी स्टेट ई स्पोर्ट एकेडमी। बेसिकली जो यूथ हैं जिनका एज आप बोलेंगे 17 ईयर्स से कम, मतलब 12 से लेके जो 17 ईयर्स तक के बच्चे हैं, यूथ जो हैं, यंगस्टर जो हैं, बेसिकली उन लोगों का जो ई स्पोर्ट मतलब आजकल ऑनलाइन गेमिंग होती है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए एक टैलेंट हंट टूर्नामेंट भी आयोजित किया जाएगा 10 डेज़ का। द एकेडमी एम टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एस्पायरिंग गेमिंग एंड ई स्पोर्ट प्रोफेशनल्स टू एडवांस देयर स्किल एंड रीच अ प्रोफेशनल लेवल। इसलिए एमपी जूनियर ई स्पोर्ट चैंपियनशिप को भी आयोजित किया जाएगा। 10 डे का ये टैलेंट हंट होगा 27 जुलाई से 7 अगस्त तक, ठीक है। इसमें जो एज ग्रुप 12 से लेकर 17 तक के एज ग्रुप के लोग बच्चे हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है ये जो कंपटीशन हो रहा है इसमें 80% सीट जो है वो रिजर्व रहेंगी जो कि एमपी के बच्चे हैं, एमपी के जो गेमर्स हैं। रिमेनिंग जो 20% सीट्स होंगी वो अक्रॉस द इंडिया के लिए होंगी और सिलेक्शन फेयर होगा। हालांकि फेयर कुछ होता नहीं, अभी आप लोग ने व्यापम स्कैम के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। सो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे ओपन टू ऑल रहने वाला है और बेसिकली एजेंडा ये है कि 2025 तक ये जो पूरी गेमिंग इंडस्ट्री है, ई स्पोर्ट इंडस्ट्री है, उसको 1100 करोड़ तक का बनाना है। अब स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ एमपी कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया है। नाउ अब बात करते हैं एक रिपोर्ट के बारे में जिसको पब्लिश किया है एनसीआरबी में, आरबी ने। कल भी मैंने एक रिपोर्ट के ऊपर चर्चा की थी जहाँ पे बताया गया था कि सबसे अधिक जो एट्रोसिटी या अत्याचार हो रहे हैं दलितों के ऊपर, उसमें टॉप पर कौन था? एमपी था। इसके बारे में मैंने कल आपको डिस्कस किया था। सेकंड, उसी प्रकार की एक और रिपोर्ट आई है और अब टॉप पर पहुंच गया है हमारा एमपी का पड़ोसी महाराष्ट्र, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ मिसिंग वीमेन इन इंडिया, महाराष्ट्र यहाँ पे टॉप पर है। बेसिकली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है और इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है। इसमें बताया है सबसे अधिक मात्रा में महाराष्ट्र में नंबर ऑफ वीमेन्स मिसिंग है और उनकी मिसिंग रिपोर्ट यहाँ पे फाइल की गई है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे एमपी एंड थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि जो वीमेन्स 18 ईयर्स के अबव हैं, 18 साल के ऊपर की जो महिलाएं हैं, वो 2021 में उनकी जो मिसिंग रिपोर्ट है वो 3,75,058 वीमेन्स की है। वहीं वो फीमेल्स जिनकी एज 18 ईयर्स से कम है उनकी जो मिसिंग रिपोर्ट है वो 90,000 गर्ल्स की यहाँ पे रजिस्टर की गई हैं। नेक्स्ट है, आप देखो यहाँ पे लोकसभा का सत्र चल रहा है, सेशन चल रहा है और कई सारे बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। फिर डिस्कशन, पहले इंट्रोडक्शन होता है, उस पर चर्चा होती है बिल पे। उसके बाद अगर कोई अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो अमेंड किया जाता है, वोटिंग होती है और उसके बाद फिर वो बिल पास होता है और फिर प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए जाता है। तो बहुत लंबी प्रोसीजर होती है। अभी केवल हम बात कर रहे हैं कि बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है और उस पर अब डिस्कशन होगा। तो सेंटर मूव बिल टू नॉमिनेट 2 कश्मीरी माइग्रेंट टू जम्मू कश्मीर असेंबली। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर या आप पूरा मैप अगर देख पा रहे होंगे तो एक यूटी यहाँ पे आपको लद्दाख है जो कि पहले एक स्टेट हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर। 370 के बाद हमने क्या किया, 370 हटाने के बाद हमने इसे 2 पार्ट्स में 2 यूटी में डिवाइड कर दिया। तो लद्दाख एक इंडिपेंडेंट यूटी है, वहीं एक है जम्मू कश्मीर। और ये जो पूरा एरिया आता है जो कि पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिसके बाद हमने क्या किया था, जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, 2 यूनियन टेरिटरी में सेपरेट कर दिया था, जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकेंड इज लद्दाख। और हमने आर्टिकल 370 को हटा दिया था। क्लियर।
अब यही जो बिल था उसमें हमने कुछ अमेंडमेंट करने के लिए बिल को इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। सो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि सर्टेन जो प्रोविजन है 2019 के एक्ट के, उसमें कुछ चेंजेस करने की बात करता है। क्या चेंजेस करने की बात करता है? तो इसमें चेंजेस करने की बात ये की गई है कि कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में रहती हैं, उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में भी उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, स्पेशली कश्मीरी पंडित, और वो लोग जो माइग्रेट होकर पीओके से आए हैं। ओके, तो उन लोगों के लिए भी स्टेट असेंबली में और आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें क्या होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। तो विधानसभा की सीट में 2 कश्मीरी प्रवासियों के नामांकन के लिए विधेयक को पेश किया गया है लोकसभा में। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करेंगे। बिल में प्रपोज किया गया है कि जो सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब आपके राज्य के विधानसभा में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी यूटी है जिसमें लेजिस्लेटर भी है। लद्दाख भी एक यूटी है, लेकिन लद्दाख में आपको लेजिस्लेटर नहीं देखने को मिलेगी। लद्दाख बिना विधानसभा की एक यूनियन टेरिटरी है, वही जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के साथ एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो इस बिल में प्रपोज किया गया है कि जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कुछ सीट रिजर्व रहेंगी कश्मीरी पंडित एंड माइग्रेंट्स फ्रॉम द पीओके। तो कुछ कश्मीरी पंडित और जो माइग्रेंट लोग पीओके से आए हैं उन लोगों के लिए सीट रिजर्वेशन की बात की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर होगी कि वो अपॉइंट करेगा एमएलए को। तो नॉमिनेशन कौन करेगा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। कैसा अपॉइंटमेंट होगा, तो 2 एमएलए अपॉइंट होंगे जो कि कश्मीरी पंडित हैं, जो कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो 2 एमएलए कश्मीरी पंडित होंगे और एक जो पीओके से माइग्रेट होके आए हैं उनको भी यूनियन टेरिटरी में एक सीट दी जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो टोटल 3 सीट की बात की गई है, 2 सीट कश्मीरी पंडित को और 1 सीट जो पीओके से माइग्रेट होकर आए हैं। तो इनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो एलजी करेंगे। लेकिन इस बार यहाँ पर यह भी मेंशन किया है कि जो 2 एमएलए कश्मीरी पंडितों को जो सीट दी जा रही है उनमें से एक फीमेल होना अनिवार्य है। 2 of these seats are reserved for the Kashmiri migrant community with at least 1 nominee required to be women. इसके अलावा यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन जो कि आर्टिकल 82 में मेंशन है, आपने कई बार इस कमीशन के बारे में सुना होगा। तो इन्होंने भी एक सजेशन दिया था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी सीट को एक्सपांड करने की ज़रूरत है, उनकी सीट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट इन अ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली फ्रॉम 107 टू 114। तो अब जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटर है, जो विधानसभा है, उसमें 107 की जगह 114 सीट होंगी। इन 114 सीट में से 24 सीट जो है वो रिजर्व होंगी पीओके के एरिया के लिए, क्योंकि ऐसा हमारा सोचना है कि एक दिन पीओके में भी डेमोक्रेसी होगी, इसलिए हमने 24 सीट वहाँ के लिए रिजर्व करके रखी हैं। रिमेनिंग जो 90 सीट्स हैं उनमें से 9 सीट जो है वो एसटी के लिए और 7 सीट जो है वो एससी के लिए यहाँ पर रहेंगी। अब पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इन द पाकिस्तान इज द रीजन ऑफ कश्मीर दैट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान फॉलोइंग द फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947-1948। चलिए अब बात करेंगे कुछ साइंस एंड टेक की। सबसे पहले बात कर रहे हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्राइवेट सैटेलाइट के बारे में, जुपिटर 3। सो जुपिटर 3 प्राइवेट सैटेलाइट है जिसे लॉन्च कर दिया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स और उन्होंने प्राइवेट सैटेलाइट जुपिटर 3 को लॉन्च किया है और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है वंस अगेन। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट सैटेलाइट है जिसे स्पेस में भेजा गया है। ये जो जुपिटर 3 सैटेलाइट है इसको डेवलप किया है मैक्सर टेक्नोलॉजी के द्वारा और ये सैटेलाइट बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कौन सी सैटेलाइट है जुपिटर 3? तो जुपिटर 3 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि हमारी नहीं, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के कई सारे कम्युनिकेशन नीड्स को फुलफिल करेगा। इनको फ्लाइट में वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, मैरीटाइम कनेक्शन, नेविगेशन में सहायता करेगा। ऐसे कई सारे एरिया में ये सैटेलाइट जुपिटर 3 काम करने वाला है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये लार्जेस्ट प्राइवेट सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया है। लॉन्च किससे किया है? तो लॉन्च किया है फाल्कन हैवी रॉकेट से। स्पेस एक्स का ही है ये, फाल्कन हैवी रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। फाल्कन का ये 9th नंबर का मिशन था। 2018 में इसने अपनी पहली फ्लाइट को लॉन्च किया था फाल्कन ने। तो जुपिटर 3 is not just an ordinary satellite, it is the largest commercial communication satellite ever built. ओके, फाल्कन का ये 7th नंबर का मिशन है। 2018 में इसने अपने पहले मिशन को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है
मार्केरियन 421, अब ये न्यूज़ में है, ये क्या है? तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा मार्केरियन जो न्यूज़ में है वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। क्या है? एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। यहाँ पे नासा ने एक नई डिस्कवरी सामने लाई है और इनका जो मिशन था उन्होंने कुछ नया डेटा रिवील किया है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो नासा का IXPE मिशन, IXPE का मतलब है इमेजिंग एक्स रे पॉलीमेट्री एक्सप्लोरर मिशन है, जो कि नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी का कंबाइंड एक मिशन है, जिसका मकसद क्या है? एक्सरे जो बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, सुपरनोवा इवेंट्स होते हैं, तो जो एक्सरे वगैरह इमिट होती हैं उसके बारे में डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है। तो नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी का मिशन है इमेजिंग एक्सरे पॉलीमेट्री एक्सप्लोरर। तो इसने कुछ ट्विस्टेड मिस्ट्री हमारे सामने रखी है अबाउट द सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसका नाम है मर्केरियन 421। क्या बताया इन्होंने कि जो मर्केरियन 421 बहुत बड़ा एक ब्लैक होल है, लेकिन इसकी खास बात क्या है? ये जो ब्लैक होल है ना, ये लगातार हाई एनर्जी पार्टिकल को फायर कर रहा है टूवर्ड्स द अर्थ, डायरेक्टली एम करते हुए अर्थ की तरफ इसके पार्टिकल, हाई एनर्जी पार्टिकल इमिट हो रहे हैं। ये जो ब्लैक होल है ये 400 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम द अर्थ और इसको लोकेटेड किया गया है कहाँ पे? कॉन्स्टेलेशन उर्सा मेजर में। तो उर्सा मेजर जो आपका तारामंडल है वहाँ पर आपको मर्केरियन 421 ब्लैक होल के बारे में जानकारी मिलती है। बताया जाता है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल वो होते हैं जिनका मास 50,000 टाइम्स ज़्यादा होता है सन के मास से, मतलब जिनका द्रव्यमान 50,000 गुना ज़्यादा है सूरज के द्रव्यमान से। ऐसे ब्लैक होल को हम सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। और हर एक गैलेक्सी में जो सेंटर पॉइंट होता है उसमें कोई ना कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल ज़रूर से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मर्केरियन 421 क्या है? एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये स्टडी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है यूरिया गोल्ड इन राजस्थान। यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है कहाँ पे? राजस्थान में। क्या है ये यूरिया गोल्ड? पहला क्वेश्चन तो बनता है कि इनमें से कौन सी नई फर्टिलाइज़र की वैरायटी है? तो आंसर हो जाएगा यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान में लॉन्च किया गया है। यूरिया गोल्ड पे किस मिनरल की या एलिमेंट की कोटिंग है? तो आपको आंसर करना है सल्फर की। किसकी कोटिंग है? सल्फर की कोटिंग है। तो सल्फर कोटेड यूरिया को हमने यूरिया गोल्ड नाम दिया है। ओके, क्या है? यूरिया गोल्ड, न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली यूरिया गोल्ड, नई वेराइटी यूरिया की लॉन्च की है राजस्थान में। ये जो नई वेराइटी है यूरिया की वो कोटेड है विथ सल्फर, यूरिया कोटेड विथ सल्फर, जिसको हमने यूरिया गोल्ड नाम दिया है क्योंकि रिसेंटली जो सर्वे किया गया था उसमें पाया गया हमारे जो देश की सॉइल है, हमारे देश की जो मिट्टी है उसमें डिफिशियंसी है, उसमें कमी है सल्फर की। तो सल्फर की कमी को पूरा करने में अपने सॉइल को, और हमारे जो फार्मर्स हैं वो बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र की उनको रिक्वायरमेंट होती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और लगातार बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र यूज़ करने से ज़मीन ख़राब होती है, हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको भी इम्पैक्ट होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो सॉइल है उसमें डिफिशियंसी भी पूरी हो जाए और हम कम से कम यहाँ पे यूरिया या फिर कोई दूसरे फर्टिलाइज़र का यूज़ करें और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। तो ऐसे 3 टारगेट को लेते हुए यूरिया कोटेड विथ सल्फर यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया गया है राजस्थान में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर डिफिशियंसी देखी गई थी सॉइल में। यूरिया गोल्ड जो है वो रिप्लेस कर देगा नीम कोटेड यूरिया को। ठीक है, सल्फर कोटेड यूरिया की ये खास बात होती है कि ये ग्रेजुअली रिलीज करता है नाइट्रोजन को, और हमारी ज़मीन को नाइट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है और क्रॉप का इनटेक, मतलब उनकी ग्रहण करने की क्षमता को भी बढ़ाने का काम ही करता है। द इंक्लूजन ऑफ ह्यूमिक एसिड इन यूरिया गोल्ड फर्दर एक्सटेंड इट लाइफ स्पेन एज अ फर्टिलाइज़र। ठीक है, और ये ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपैरिजन जो हम नॉर्मली यूरिया यूज़ करते हैं। लास्ट न्यूज़ है फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो मैप है कोई भी कमेंट नहीं करेगा अबाउट द मैप कि गलत है, ऐसा है वैसा है, ये FSI की वेबसाइट से ही मैंने ये डेटा या मैप लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है और ये पोर्ट ब्लेयर का एरिया है, दिख रहा है। और ये जो लाइन दिखाती है ये दिखाती है कि हमारा ये EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, तो यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट में, ईस्टर्न कोस्ट में और पोर्ट ब्लेयर के EEZ में बेसिकली FSI सर्वे करा रही है।
ठीक है, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे जो है वो सर्वे कंडक्ट करा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट कोस्ट। तो ईस्ट कोस्ट में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के आसपास जो है वो यहाँ पे सर्वे कंडक्ट कराया गया, और सर्वे में पाया गया कि इस पूरे एरिया में 2700 डॉल्फिन्स हैं और 4 व्हेल फिश को यहाँ पर सर्वे में देखा गया। ये सर्वे जुलाई 2021 में शुरू हुआ था और 2024 तक रन होना था। ठीक है, ये लार्जर मरीन मैमल साइटिंग सर्वे है जिसको FSI जोनल बेसिस पे कंडक्ट करा रही है। ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट में कंडक्ट कराया जाएगा और पोर्ट विलियर में से कंडक्ट कराया जाएगा। इस सर्वे को कौन लीड कर रहा है? तो इस सर्वे को कंडक्ट कराने के लिए जो गाइडलाइंस दी हैं वो R जय भास्करन ने दी हैं, और R जय भास्करन जो है वो डायरेक्टर जनरल है FSI फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया मुंबई के। ठीक है, इसमें पाया गया कि 10,416 डॉल्फिन 16 स्पीसीज की एंड 27 वेल्स और 4 स्पीसीज यहाँ पे साइट की गई है इस सर्वे में। बेसिकली ये सर्वे पार्ट है एज अ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सितंबर 10, 2020 में लॉन्च किया गया था ब्लू रिवोल्यूशन के लिए। फिशरी सेक्टर को आने वाले 5 सालों में हमें और भी ज़्यादा डेवलप करना है, इसलिए इसे लॉन्च किया गया था, और इसके लिए टोटल बजट जो था वो 20,000 करोड़ के आसपास था। फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया 1983 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर काम करने वाली एक बॉडी है जो कि स्टडी, रिसर्च एंड सर्वे कंडक्ट कराती है। डन। अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहली बात, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उनकी रिटायरमेंट एज को इंक्रीज़ कर दिया है क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में शॉर्टेज देखी जा रही है डॉक्टर की। सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि जो रिटायरमेंट एज होगी गवर्नमेंट डॉक्टर्स की वो 62 की जगह अब 65 ईयर्स तक होगी। नेक्स्ट है, SBI रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और रिपोर्ट में कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द SBI रिसर्च। नेक्स्ट है सिंगापुर। सिंगापुर ने 20 सालों में पहली बार किसी फीमेल को यहाँ पर फांसी की सज़ा दी है। क्यों? क्योंकि उसके पास हेरोइन था। ठीक है, तो सिंगापुर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट वीमेन इन नियरली 20 ईयर आफ्टर द 45-year-old वॉज कॉट विथ हीरोइन। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में 43 डेज की एक यात्रा की शुरुआत हुई है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 5 सितंबर 2023 तक चलने वाली है, और इस लॉन्ग यात्रा का नाम है मचाइल माता यात्रा। चलिए, अब एक और यहाँ पे रिपोर्ट है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। रेबीज़ के केसेस। तो डॉग के बाइट करने के कारण जो रेबीज़ के सबसे अधिक केसेस रजिस्टर किए गए हैं, सबसे अधिक जो डेथ हुई है रेबीज़ के कारण वो दिल्ली में हुई है। दिल्ली के बाद वेस्ट बंगाल, फिर महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है, so Delhi saw the highest number of death due to the rabies in the country in 2022 followed by the West Bengal। ये बात हमें यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताई है और उन्होंने अपना एक्शन प्लान भी बताया है कि 2030 तक हम अपने देश से रेबीज़ को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो 2030 रेबीज़ एलिमिनेशन के लिए ईयर डिसाइड किया गया है। ओके, अंत में कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंगली शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी पे सबसे अधिक क्राइम रेट कहाँ पर रजिस्टर हुए हैं? आंसर हो जाएगा MP में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मिशन शक्ति स्कूटर योजना किसने लॉन्च की है? तो ये योजना जो है वो उड़ीसा गवर्नमेंट की है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर को लॉन्च किया है दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है भारत मंडपम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने गवर्नमेंट डॉक्टर की रिटायरमेंट एज 62 से बढ़ाकर 65 कर दी है? तो आंसर हो जाएगा यूपी। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो वर्ल्ड का बिगेस्ट नेशनल मेल पेजेंट द रूबरू मिस्टर इंडिया कंपटीशन को होस्ट करेगा? तो आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेसी अवार्ड किसे दिया गया है? उनकी नॉबल चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन। तो आंसर हो जाएगा शंकरी चंद्रन। इनके बारे में कल हमने डिस्कस किया था। हिंडन रिवर अभी ओवरफ्लो चल रही है, फ्लड आया हुआ है, तो हिंडन रिवर जो है वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा यमुना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, युगे युगीन भारत जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम है, कहाँ पे तैयार हो रहा? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में।
दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। दो क्वेश्चन है बेसिकली। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को लॉन्च किया गया, 2015, 16, 17 या 18। नेक्स्ट है, एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कौन सा स्टेट कर रहा है, यूपी, एमपी, बिहार या हरियाणा। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, सही आंसर भी आपको वहीं पे रिप्लाई किया जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।